हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। इस बार ये पद काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पद से रिलेटेड हम क्वेश्चन जानेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान में इसका क्या जिक्र किया गया है, अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, कौन सा प्रधानमंत्री कौन से नंबर का पीएम बना, सारे तरह के क्वेश्चन आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टोटल टॉप 100 क्वेश्चन है। इस तरीके से ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कवर हो जाता है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही है। चलिए हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही है। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, निर्वाचित नहीं होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं, बिल्कुल मनोनीत नहीं होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। भारत का प्रधानमंत्री जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौथा है, भारत के प्रधानमंत्री चयनित होते हैं, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आप प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे हैं, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी सांसद को चुन रहे हैं। तो आप किसे चुन रहे हैं? सांसद को चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री को आप नहीं चुन रहे हैं। और ये सांसद जाएंगे लोकसभा में, और जिस दल का बहुमत होगा लोकसभा में वो अपना एक नेता चुनेगा और उस नेता को राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसे कौन नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे न्यायाधीश हो, या फिर हाई कोर्ट का जज हो, या फिर मुख्य जज हो, सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो केंद्र में मंत्रिमंडल होता है, मंत्री होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कभी कभार पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम, उनको पद की शपथ दिलाता है उस राज्य का गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राज्य के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी उस राज्य के हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो जो है उस राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। यानी भारत में 5 साल के अंतराल पर एक बार लोकसभा का चुनाव होता है। पिछली बार लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और उसके बाद सीधे 2024 में हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भारत में एक प्राधिकारी होगा। तो वही प्राधिकारी जो है ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, जो कि भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो जहाँ पर भी मंत्रिपरिषद का बात हो, मंत्रिमंडल का बात हो और पूछे कि इसका प्रमुख कौन होता है, तो सीधा ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। वहीं आपसे पूछे कि भारत में राज्य प्रमुख कौन होता है, यहाँ पे राज्य से मतलब जो भारतीय राज्य हैं जैसे बिहार यूपी हो गया, ये मत लीजिए। यहाँ पे राज्य का मतलब है भारत देश, यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राज्य प्रमुख कौन होता है। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष या फिर राज्य प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। वहीं मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है सरकार के कार्यों को लेकर, यानी प्रधानमंत्री ही सरकार है, मंत्रिपरिषद जो है उसी की सरकार है, तो ये किसके प्रति जवाबदेह होता है? प्रधानमंत्री। तो ये संसद के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है ये संसद के प्रति जवाबदेह होता है, यानी इसको जवाब देना होता है संसद में। वहीं क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिपरिषद, आगे वैसे हम जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, या फिर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे जानेंगे। फिलहाल याद रखिए कि भारत का जो प्रधानमंत्री है ये सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई लिमिट नहीं है। भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए भारत में अब तक कुल 14 लोग प्रधानमंत्री बने हैं और एक केयर टेकर प्रधानमंत्री बना है। कौन से व्यक्ति किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन से प्रमुख कार्य हुए, सभी हम आज के क्लास में जानने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 तक। ठीक है, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए। सामान्यतः लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो सामान्यतः लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को सदन का नेता बना सकता है, लेकिन सामान्यतः लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम मोदी वर्तमान समय में लोकसभा में सदन के नेता हैं। ये वीडियो बन रहा है मई 2024 में। ठीक है, और जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसका रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को। ठीक है, अगर वर्तमान में जो पार्टी सरकार चला रही है अगर ये सत्ता में बनी रहे तो पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर इसी पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति पीएम बन सकता है, या फिर अगर दूसरी पार्टी को बहुमत मिलता है तो दूसरी पार्टी के कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी वर्तमान में 14वें नंबर के पीएम हैं, और इनके अलावा अगर 2024 में सरकार बदलती है, कोई भी पीएम नया बनेगा तो वो 15वें नंबर का प्रधानमंत्री होगा। इस बात को भी याद रखिए। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो देखिए क्या पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। एक होता है व्यक्तिगत रूप से और एक होता है सामूहिक रूप से, और दोनों का आंसर बदल जाएगा, याद रखिए। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है या फिर उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का प्रधानमंत्री डैश का पदेन अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं इन तीनों संस्थाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल है, ठीक है। राज्यसभा का ये है लोकसभा, वहीं राज्यसभा जो संसद में उच्च सदन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो फिर वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र जो है कम से कम 25 साल होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री कौन बनता है? चलिए जानते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बिल्कुल सही। उच्च सदन में बहुमत दल का नेता नहीं। राष्ट्रपति जी से बनाना उचित समझे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही भारत का प्रधानमंत्री होता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये बिल्कुल सही है। देखिए, अगर उस सदन यानी भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो वोट नहीं डाल सकता है लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, ना कि राज्यसभा सदस्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गलत है। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं बोल सकेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। वे उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी गलत है। वो निम्न सदन में भी वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो पूरे टर्म तक वो भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है। इसके उदाहरण हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के कभी भी सदस्य नहीं रहे और 10 साल तक प्रधानमंत्री थे। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ऑप्शन के अनुसार उसके बाद इंदिरा गांधी का स्थान आएगा, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे 1947 से लेकर 1964 तक, इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक, फिर से 1980 से लेकर 1984 तक। मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। निम्न में से कौन भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे? एक्टिंग यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो ये है गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में अभी तक एक भी कोई भी व्यक्ति मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सारे के सारे भारत के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। और कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अभी तक भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सका है। भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इनका कार्यकाल था 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। भारत का राष्ट्रपति किसके सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है, भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद में निहित है। क्वेश्चन में अगर ये वास्तविक शब्द हटा दे तो आंसर बदल जाएगा।
क्वेश्चन पूछे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है, याद रखिए। वहीं पूछे कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद, या फिर मंत्रिपरिषद के स्थान पर प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है? अनुच्छेद 74 में। यदि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या खुद प्रधानमंत्री पद से त्याग कर देता है तो निम्न में से क्या सही है? समस्त मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा दे देता है तो जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बीच में संपर्क सूत्र कहा जाता है प्रधानमंत्री को। भारत का प्रधानमंत्री अपना पद त्याग पत्र किसे दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। कार्यपालिका पर दी गई अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति डैश को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है, तो ये है भारत का प्रधानमंत्री। क्योंकि कार्यपालिका पर बहुत अत्यधिक शक्ति होती है प्रधानमंत्री की, इसीलिए प्रधानमंत्री को भारत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? 15 अगस्त 1947 को, और ये 1964 तक पीएम रहे थे। आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के समय में भारत में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, तो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कहाँ? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पर कार्य करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल क्या था? तो देखिए, ये एक बार प्रधानमंत्री रहे और उसके जस्ट बाद ये केयर टेकर प्रधानमंत्री भी बने। समय था ये 28 जुलाई 1979 को भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। कब तक? 20 अगस्त 1979 तक, बहुत कम समय के लिए। और उसके बाद फिर से 21 अगस्त 1979 को ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। कब तक? 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है, याद रखिए। और फिर 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। तो दो व्यक्ति हो गए जो कि भारत के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंदा और दूसरे चौधरी चरण सिंह। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में। इनके मृत्यु होने के तुरंत बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी। ठीक है, और गुलजारी लाल नंदा के बाद भारत के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी निधन हो गया विदेश में। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी फिर से कार्यकारी प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। इस तरीके से ये 2 बार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। एक बात और आप सभी को याद रखना है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, नंबरिंग में उसकी गिनती नहीं की जाती है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था?
सही उत्तर है मोरारजी देसाई को। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक? 1977 से लेकर 1979 तक। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि संसद में गए ही नहीं थे और उससे पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। आगे हम पूरे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट जानेंगे वीडियो के लास्ट में, कौन कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे और किनका कार्यकाल क्या था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक। ये भारतीय संविधान में ऐसा अनुच्छेद है जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे 5 वर्ष पूछ रहा है। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन इनका जो 5 वर्ष वाला जो कार्यकाल था ये था 1999 से लेकर 2004 तक। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे तो मोरारजी देसाई सही उत्तर होगा। वहीं क्वेश्चन पूछे कि पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए और ये भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनका जन्म 1950 में हुआ था और ये अभी तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ये हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल पूरा कार्यकाल हो चुका है इनका। अगर 2024 में फिर से विजयी होंगे तो इनका तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, अगर नहीं होंगे तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भारत का 15वां प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो देखें, इंदिरा गांधी के पिता का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू इनके पिता थे। इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री भी थी। भारत में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्यों नहीं निर्वाचित किए जाते हैं? भारत में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्यों नहीं निर्वाचित किए जाते हैं? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में केवल लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी जो लोकसभा के सांसद होते हैं उन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जिस दल का बहुमत होता है लोकसभा में वो अपना नेता चुनता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत सरकार का मुखिया कौन होता है? तो देखिए, भारत सरकार का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। सरकार का मुखिया पूछा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है या फिर भारत का राज्य का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति होगा। वहीं सरकार का मुखिया पूछे या सरकार का प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में किस प्राधिकारी के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है?
तो ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री है इसके चयन और नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, मतलब विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। इसके बारे में कोई भी विशिष्ट प्रक्रिया संविधान में नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, सिर्फ इतना ही लिखा गया है अनुच्छेद 75 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक वो भी याद रखिएगा। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किए और 11 जनवरी को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हुई थी। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत रहे हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें जान लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही आता है। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रसिद्ध नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ इन्होंने ताशकंद समझौता किया था और इसी समझौता के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को इनका ताशकंद में ही निधन हो गया। ठीक है, तो याद रखिए, ये भारत के इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका निधन विदेश में हुआ। ठीक है, तो वे विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अर्थात वह मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थी इंदिरा गांधी। राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाली ये प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे। 1977 से लेकर 1979 तक ये पीएम के रूप में काम किए और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 40 साल की उम्र में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब से कब तक? 1984 से लेकर 1989 तक। ठीक है, और राजीव गांधी भारत के कौन से नंबर के पीएम थे वो भी याद रखिएगा, 6ठे नंबर के पीएम थे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी राइट आंसर। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पी.वी. नरसिम्हा राव, जो कि भारत के 9वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने। कब से कब तक? 1991 से लेकर 1996 तक। तो पी.वी. नरसिम्हा राव ये दक्षिण भारत से आने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान प्राप्त हुए। तो ये हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, तो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। ठीक है, ताशकंद में इनका निधन हुआ था, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में।
1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक पीएम रहे। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। कारगिल युद्ध जो कि 1999 में लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही कारगिल युद्ध लड़ा गया था। उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, ये संसद में गए ही नहीं थे। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। 1979 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 से लेकर 1977 तक। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, और अनुच्छेद 360 में किसका जिक्र है? वित्तीय आपातकाल का जिक्र है। और याद रखिए, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 28 जुलाई 1979 से लेकर 20 अगस्त 1979 तक ये मात्र 24 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे, और पीएम के रूप में इनका सबसे कम कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब भी 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय इनकी उम्र 81 साल थी। ठीक है, और ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति अभी तक हैं। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में 1963 में किसने अविश्वास प्रस्ताव लाया था? वो भी याद रखिएगा, आचार्य कृपलानी ने लाया था 1963 में। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1977 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें ये हार गई थी। जनता पार्टी की सरकार आई थी। जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने थे, और मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भारत के प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, इसके अलावा भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अभी तक पद पे रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो देखिए, अभी तक पद पे रहते हुए भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद इंदिरा गांधी। ठीक है, इन तीनों की मृत्यु जो हुई है पद पे रहते हुए हुई है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वास्तुकार कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित है और डैश इसके प्रधान होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा में सदन का नेता आमतौर पर कौन होता है? प्रधानमंत्री।
निम्न में से कौन सा व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं बन सकता है? तो ये है विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, यानी इन दोनों सदस्यों को संसद सदस्य भी कहा जाता है। और विधानसभा सदस्य या राज्यों में विधानसभा होता है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उसमें लोकसभा या राज्यसभा का ही सदस्य जा सकता है, मंत्री बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? यह है लाल बहादुर शास्त्री। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। कब? 1971 में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बैंकों का भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। ठीक है, कोई भी व्यक्ति केंद्र में मंत्री बन सकता है अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि 6 माह के भीतर उसे अपनी सदस्यता प्रूव्ड करनी होगी, चाहे राज्यसभा का या लोकसभा का। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में किसे शामिल किया जाता है? चलिए देखते हैं। मंत्रिपरिषद में ध्यान रखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा भी गलत हो गया। चौथा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? जैसे कि मंत्री होते हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जितने भी मंत्री हैं इनकी संख्या कैसे निर्धारित होती है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है ये मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिमंडल में कुछ ही लोग होते हैं जिसे कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, और एक होते हैं राज्य मंत्री। देखिए तीनों को ध्यान रखिएगा। एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक होता है, इसके नीचे वाला जस्ट होता है राज्य मंत्री, जिस स्वतंत्र प्रभार वाला, यहाँ पे कोष्ठ में स्वतंत्र प्रभार लिखा जाता है। ठीक है, और एक होता है केवल राज्य मंत्री। यहाँ पे इनमें फ़र्क क्या है वो जान लीजिए। जो कैबिनेट मंत्री होता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। जो राज्य कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा भी लेता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला जो होता है ये भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है और ये कैबिनेट मीटिंग में भी हिस्सा ले सकता है। ठीक है, राज्य मंत्री जो है ये डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट नहीं करता है। राज्य मंत्री संबंधित जो मंत्रालय है उसके कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो ये फ़र्क है तीनों में। ठीक है, चलिए, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो जो व्यक्ति अगर संसद नहीं है उसे मंत्री तो नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना पड़ेगा, संसद की सदस्यता लेनी होगी।
अगर वो 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता अप्रूव्ड नहीं करता है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी पूरे विश्व भर में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। किस प्रधानमंत्री को 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी नरसिम्हा राव, जो कि दक्षिण भारत से आने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन दक्षिण भारत से आने वाले ये प्रथम पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। सुप्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस प्रधानमंत्री ने लिखी है? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ? 1971 में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल क्या था? 1966 से लेकर 1977 तक, फिर 1980 से लेकर 1984 तक। चलिए अगला क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्माइलिंग बुद्धा नामक भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1998 में ऐतिहासिक पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 1999 में ये पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, 2004 तक। उससे पहले ये 2 बार छोटे छोटे समय के लिए पीएम रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से लेकर 1996 तक। भारत के 14वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत में अब तक कुल 14 व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बने हैं। 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मई 2024 तक, ये वीडियो मई 2024 में बन रहा है, तो जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है मई 2024 तक का ही दिया जा रहा है, तो याद रखिए। किस प्रधानमंत्री के काल में भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति हुई? किस प्रधानमंत्री के काल में भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति हुई थी? इंदिरा गांधी के काल में, क्योंकि भारत में हरित क्रांति कब हुई? 1967 से 68 में। ठीक है, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री 1966 में पीएम रहे थे और भारत में हरित क्रांति हुआ था 1967 से 68 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1980 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो ये थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे 1984 से लेकर 1989 तक। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो ये है भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? याद रखिए 543 सीटें हैं।
बहुमत के लिए किसी दल को कितना सीट चाहिए? 272 चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए भारत में किस प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए भारत में किस प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं? तो ये आम चुनाव होता है, यानी लोकसभा चुनाव होता है। भारत में राज्यसभा चुनाव जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनती है। विधानसभा चुनाव ये प्रत्यक्ष चुनाव है जो कि राज्यों में होता है, डायरेक्ट जनता जो है विधायकों को चुनती है, जिसे विधानसभा चुनाव कहा जाता है। विधान परिषद चुनाव भी ये भी एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम चुनाव को ही लोकसभा चुनाव भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 543 है। बहुमत के लिए किसी दल को कितना सीट चाहिए? 272 सीट चाहिए। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में है। यहाँ लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। लोकसभा सीट के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 19 है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से 19 लोकसभा सांसद चुनकर आते हैं और राज्यों से 524, याद रखिएगा। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में है। ध्यान रखिए, दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है। राज्यों का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में 80 है लोकसभा सीट की संख्या। किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? याद रखिएगा, दिल्ली में 7, जम्मू और कश्मीर में 5, लद्दाख में 1 और एक है दादरा नगर हवेली, जिसका विलय दादरा नगर हवेली में हो गया है, यानी दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो पहले यहाँ पर एक एक लोकसभा सीट की संख्या था, यानी अब इस केंद्र शासित प्रदेश में दो लोकसभा सीट हो गया है। तो दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, दादरा और नगर हवेली दमन एंड दीव में 2 और इसके अलावा और भी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक लोकसभा सीट की संख्या है, जैसे पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संसद का प्रथम सदन किसे कहा जाता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए, संसद का प्रथम सदन या फिर प्राथमिक सदन या फिर निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, संसद का प्रथम सदन, प्राथमिक सदन या निम्न सदन या निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। प्रथम सदन नाम सुनकर ही लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्यसभा होगा। बिल्कुल गलत है, राज्यसभा नहीं है, प्रथम सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी का सूची बना दिया हूँ, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा 1964 में। ठीक है, तो इनकी गिनती नंबरिंग में नहीं की जाएगी, याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री इनके बाद पीएम बने और ये भारत के दूसरे नंबर के पीएम थे 1964 से 1966 तक। 1966 में ताशकंद में इनका निधन हो गया। उसके बाद फिर से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्राइम मिनिस्टर रहीं 1966 से 77 तक, फिर 1980 से 84 तक। मोरारजी देसाई चौथे नंबर के पीएम थे 1977 से 79 तक। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे 1979 से 80 तक। इंदिरा गांधी ये भारत की तीसरी ही प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और ये फिर से बनी थी 1980 से 84 तक। राजीव गांधी भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे 1984 से 89 तक। वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भारत के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे 1989 से 90 तक। चंद्रशेखर भारत के 8वें प्राइम मिनिस्टर थे 1990 से 91 तक। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के 10वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, ये 1996 में बने, फिर बाद में भी बने। HD देवगौड़ा
ये भारत के 11वें प्राइम मिनिस्टर थे 1996 से 97 तक। इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और ये 10वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर कहे जाएंगे। 1996 में बने, फिर 1998 से 99 तक, फिर 1999 से 2004 तक। उसके बाद मनमोहन सिंह, ये भारत के 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने 2004 से 2014 तक। और नरेंद्र मोदी जो हैं ये 2014 में भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, और ये वीडियो बन रहा है मई 2024 में। तो अभी भी पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 4 जून 2024 को। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, नंबरिंग से अगर पूरे प्रधानमंत्री को आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बताइए भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।